गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चकपॉट बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने विज्ञान के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे थे, तो आज अपने जो है नया टीचिंग सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो है टीचिंग सब्जेक्ट जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन कर लिया है, कुछ टॉपिक उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अपने गणित जो है शिक्षण विषय है उसके भी कुछ टॉपिक का अध्ययन कर लिया है। अब अपने आज जो है नया शिक्षण विषय अपना जो है रसायन विज्ञान, इसका अध्ययन करेंगे और इसके अंदर अपना प्रकरण है आज का व्याख्यान विधि। तो इसके अंदर अपने इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर अपने जो टीचिंग मेथड है, जो शिक्षण विधियां हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, उनका वर्गीकरण करवा दिया था। शिक्षण विधियों का अर्थ, उनकी परिभाषा और उनका वर्गीकरण, ठीक है। मतलब वो शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की हैं जो प्रयोग में लाई जा सकती हैं बच्चों को अध्ययन करवाने के लिए, तो उनके बारे में अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा तो पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अंदर शिक्षण विधियों के बारे में बता दिया गया था आपको। तो आज अपने रसायन विज्ञान जो है यूनिवर्सिटी जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर जो शिक्षण विधि है, तो उसके अंदर एक शिक्षण विधि है अपने पास है। आज उसका अध्ययन करेंगे व्याख्यान विधि, या इसको व्याख्या विधि भी कह देते हैं, व्याख्यान विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो लेक्चर मेथड इंग्लिश के अंदर कहते हैं इस विधि को। इस विधि के बारे में डिस्कस करना है। तो इसका नाम से अपने को पता चल रहा है व्याख्यान विधि का मतलब जिसके अंदर शिक्षक जो है व्याख्या करता है और बच्चे उस व्याख्या को सुनते हैं। शिक्षक इसमें मुख्य भूमिका के अंदर होता है और बच्चे जो है उनकी भूमिका इसमें गौण रहती है, क्योंकि शिक्षक लेक्चर देता है या बोलता है, बच्चे उसको सुनते हैं और उसके बाद अपने जो क्वेश्चन है वो शिक्षक से पूछते हैं। तो व्याख्या विधि का मुख्य रूप से प्रयोग अपने जब पाठ योजना तैयार की जाती है बच्चों के द्वारा, तो उसके अंदर जब प्रस्तावना आती है, प्रस्तावना के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चा के जो टीचर है या प्रशिक्षणार्थी है जो टिप्पी लगाने जा रहा है बीएड के अंदर, तो वो प्रस्तावना जब करता है तो व्याख्या विधि का उपयोग करता है प्रस्तावना के प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। तो व्याख्यान के द्वारा बच्चों से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और उनको जो है शिक्षण बिंदु के बारे में व्याख्या करके बताया भी जा सकता है। तो व्याख्या एक प्रकार से अपने कह सकते हैं व्याख्यान शिक्षक जो है बच्चों को विस्तृत रूप से विषय वस्तु को समझाने के लिए किसी भी टॉपिक की व्याख्या करता है। तो व्याख्यान विधि के अंदर अपने जो बिंदु पढ़ने हैं, तो इसका अर्थ आपको मैंने बताया कि एक ऐसी विधि या उस विधि को व्याख्यान विधि कहते हैं जिसके अंदर शिक्षक जो है बच्चों को किसी भी शिक्षण बिंदु की विस्तृत रूप से व्याख्या कर करके उसके बारे में बताता है और प्रस्तावना जो दी जाती है लेसन की, उसके अंदर व्याख्यान विधि का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अब व्याख्यान विधि जो है, इस विधि के आयोजन हेतु सुझाव, मतलब व्याख्यान विधि का जब उपयोग करना है शिक्षक ने कक्षा कक्ष के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए कुछ सुझाव है। ये अपने कह सकते हैं शिक्षक को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है जब व्याख्यान विधि का कक्षा कक्ष में उपयोग करना है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही है, जब भी व्याख्यान विधि का उपयोग किया जाएगा शिक्षक के द्वारा, तो उसको इसके पूर्व इसकी रूपरेखा जब बनानी है या बनाते समय बच्चों के जो ज्ञान है, पूर्व का ज्ञान, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, अगर शिक्षक को उसके बारे में पता है तो वो नवीन ज्ञान जो है उसके आधार पे तैयार करेगा और उसकी व्याख्या आसानी से बच्चों को समझ में आ सकती है। दूसरा अपने ये बात कर सकते हैं कि जो व्याख्यान विधि है या व्याख्या है वो सुनियोजित होनी चाहिए, उसकी योजना पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। शिक्षक को सुनियोजित रूप से जो व्याख्यान किया जाएगा और उसको सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए छोटे छोटे भागों में विभाजित भी किया जा सकता है। प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि उसके जो बिंदु भी बनाए जा सकते हैं कि व्याख्या के अंदर पहला बिंदु क्या रहेगा, दूसरा बिंदु क्या रहेगा, और जो मुख्य बिंदु होंगे व्याख्या के उनको अपने शामपट के ऊपर भी शिक्षक लिख सकता है, शामपट की भी सहायता ले सकता है या उनको हाईलाइट कर सकता है, लिख करके अंडरलाइन कर सकता है, ताकि वो जो है बच्चों को उसके मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में अच्छे से
पता चल सके। फिर व्याख्या विधि जो है इसके अंदर भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए शिक्षक की, मतलब व्याख्या करते समय शिक्षक जिन शब्दों का उपयोग करेगा या जिस भाषा का उपयोग करेगा वो सरल होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सके और उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में उस ज्ञान का कर सके। फिर उदाहरणों का समावेश व्याख्या विधि के अंदर, व्याख्यान के अंदर भी होना चाहिए। जब किसी विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान दिया जा रहा है, व्याख्या की जा रही है, तो उसमें बीच बीच में उदाहरणों का भी समावेश होना चाहिए। शिक्षक को बीच बीच में उदाहरण बच्चों को देने चाहिए ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सकें। तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाला व्याख्यान होना चाहिए। जब भी व्याख्यान किया जाएगा किसी विषय वस्तु का या बिंदु का, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाएगा। पहले पूर्व ज्ञान के बारे में कुछ बातें बताई जाएंगी, फिर नवीन ज्ञान से उसको जोड़ते हुए आगे उसको जो कंटिन्यू किया जाएगा। व्याख्यान के बीच में अगर प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, प्रश्नों के बारे में पूछा जाता है, बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, तो उसके बीच में विराम होना चाहिए। मतलब लगातार नहीं, एक प्रश्न पूछा उसके बाद में दूसरा प्रश्न, पहले का आंसर बताने के बाद फिर तीसरा, तो बीच में विराम होना चाहिए। लगातार कंटिन्यू एक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। फिर आवश्यकतानुसार व्याख्यान के साथ साथ शाम पट का उपयोग आवश्यकतानुसार शिक्षक को करना चाहिए। बीच बीच के अंदर जो है, जो मुख्य बिंदु है या कोई चित्र है या कोई सूत्र है विज्ञान का या इंग्लिश का कोई वर्ड है, तो उसको शाम पट के ऊपर भी साथ साथ में लिखा जाना चाहिए। व्याख्या विधि के अंदर जब व्याख्या समाप्त कर दी जाए, पूर्ण हो जाए, तो उसके बाद कुछ प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए उस व्याख्यान से संबंधित, ताकि जो बच्चे हैं उन्होंने उसको किस सीमा तक ग्रहण कर लिया ज्ञान को, उसका पता चल सके, या जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्याख्या की गई है उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। तो ये कुछ सुझाव हैं जो शिक्षक को ध्यान में रखने चाहिए व्याख्यान विधि का उपयोग करते समय। फिर इसके अंदर जब शिक्षक ने व्याख्यान विधि का उपयोग करने या व्याख्यान करने हैं, तो उसको मुख्य बिंदु जो ध्यान में रखने चाहिए कि एक तो इसमें व्याख्यान का उद्देश्य क्या है, मतलब वो व्याख्यान किस लिए देना चाहता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है व्याख्यान का। दूसरी बात, प्रकरण की प्रस्तावना, जो व्याख्यान देना है तो उसकी प्रस्तावना क्या होगी, प्रस्तावना के अंदर किस प्रकार के प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद उसके व्याख्यान के मुख्य अंश आ जाएंगे, उनके अंदर उदाहरण भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई प्रश्न भी हो सकता है, और फिर उसके बाद प्रदर्शन भी हो सकता है। प्रदर्शन में जैसे कोई चित्र हो सकता है, ठीक है, कोई चार्ट हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, तो उसके द्वारा उसका प्रदर्शन भी व्याख्यान के अंदर किया जा सकता है। मतलब व्याख्यान के अंदर प्रदर्शन भी हो सकते हैं किसी चीज़ का, और फिर उसका लास्ट में सारांश और समापन आ जाएगा। तो ये इसके स्टेप है उपयोग करने के। तो अब ये तो थे सुझाव के अंदर। अब हमने बढ़ते हैं व्याख्यान विधि का विस्तृत रूप, मतलब जो शिक्षक ने व्याख्यान विधि का उपयोग करना है कक्षा कक्ष के अंदर, तो उसका विस्तृत रूप क्या है, मतलब किस किस स्टेप के अंदर उसको व्याख्यान विधि का उपयोग करना है, या व्याख्यान विधि किस प्रकार से वो कक्षा कक्ष के अंदर उपयोग करेगा, तो उसको अपना विस्तृत रूप कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा उसका उद्देश्य। व्याख्यान का उद्देश्य क्या है, शिक्षक उद्देश्य को जो है निर्धारित करके स्पष्ट करेगा बच्चों के सामने कि किस उद्देश्य से व्याख्यान किया जा रहा है। फिर दूसरे नंबर पर प्रकरण की प्रस्तावना आ जाएगी। व्याख्यान के अंदर प्रस्तावना के अंदर प्रस्तावना की उपयोग में की जाएगी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए। तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए फिर व्याख्यान के अंदर प्रस्तावना विधि का उपयोग किया जाएगा, या अपने कह सकते हैं प्रस्तावना का उपयोग किया जाएगा। 3 नंबर पर फिर इसके अंदर आ जाता है विस्तृत रूप में विषय वस्तु का संगठन। जो भी उसने विषय वस्तु पढ़ानी है शिक्षक ने व्याख्यान के अंदर, उस विषय वस्तु का संगठन पहले से निर्धारित होगा। संगठन जो है विषय वस्तु का, उसके अंदर मतलब मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, संगठन के अंदर जो बातें आती हैं कि मुख्य बिंदु या हेडलाइन उसके अंदर क्या रहेगी। फिर बिंदुओं को विकसित कैसे किया जाएगा, मतलब उनका आगे डिटेल कैसे बच्चों को बताई जाएगी। फिर आवश्यकता अनुसार उनके ऊपर कोई तालिका है आंकड़ों की, तो उसको भी बीच में समावेशित किया जाएगा। फिर उसके बाद विषय वस्तु का संगठन शिक्षक जब कर लेगा, उसकी पूरी तैयारी कर लेगा, उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन होगा। फिर व्याख्यान विधि के अंदर जो विषय वस्तु लिए उसका प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण में सीधे और स्पष्ट सरल
भाषा के अंदर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। विषय वस्तु का उसमें जो है शिक्षक की वाणी है वो प्रभावी होनी चाहिए, बच्चे उसको अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान का उपयोग कर सके, ऐसी उसकी वाणी होनी चाहिए। व्याख्यान के अंदर संकेतों का प्रयोग शिक्षक बीच बीच में कर सकता है, यह उसको करना चाहिए। संकेतों के द्वारा भी व्याख्यान के अंदर शिक्षक बच्चों को जो है समझा सकता है। शार्पट का प्रयोग भी शिक्षक को बीच बीच में व्याख्यान के अंदर करना चाहिए, जहाँ जरूरत हो, कोई वर्ड लिखना है, कोई चित्र बनाना है, कोई सूत्र लिखना है। फिर प्रश्नों का प्रयोग शिक्षक को व्याख्यान के अंदर भी करना चाहिए। अगर निरंतर व्याख्यान शिक्षक करता जाएगा तो बच्चे जो है वो बोर हो जाएंगे और पढ़ने के अंदर रुचि नहीं लेंगे। इसलिए शिक्षक को व्याख्यान करते समय बीच बीच में प्रश्नों का उपयोग भी करना चाहिए और प्रश्नों का प्रयोग करने के बाद लास्ट में फिर सारांश और निष्कर्ष निकालेगा जो भी उसने अपनी विषय वस्तु ली थी व्याख्यान के लिए। तो ये है इसका विस्तृत रूप व्याख्यान विधि का। ठीक है, अब है व्याख्यान का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग। व्याख्यान विधि का उपयोग करना है या व्याख्या करनी है किसी चीज की, तो उसकी व्याख्या के लिए उपयुक्त स्थान मतलब व्याख्या शिक्षक को कहाँ कहाँ करनी चाहिए या व्याख्यान विधि का उपयोग शिक्षक को कहाँ पे करना चाहिए, तो उसके लिए भी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए कि व्याख्यान किस बिंदु का किया जा सकता है या कहाँ पे किया जा सकता है इसका उपयोग। तो यहाँ मैंने पॉइंट लिखे हैं 3। एक तो पहले लिखा हुआ है पाठ की प्रस्तावना के समय, फिर पाठ विकास के समय और पाठ का सारांश प्रस्तुत करते समय। तो ये 3 मुख्य बिंदु है जहाँ पे व्याख्यान विधि का या व्याख्या का उपयोग शिक्षक कर सकता है और यह उसको करना चाहिए। तो पहला है पाठ की प्रस्तावना के समय। इसके बारे में आपको मैंने पहले बताया कि जब भी कोई पाठ जो है शुरू किया जाता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो पहले प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। तो जब भी शिक्षक प्रस्तावना करेगा किसी लेसन की, तो वो उस प्रस्तावना के समय व्याख्यान विधि का उपयोग करता है या कर सकता है। तो पहला तो ये होगा कि किसी भी पाठ की जब प्रस्तावना की जाए तो उसमें व्याख्यान विधि का उपयोग किया जाता है या शिक्षक को करना चाहिए। ठीक है, दूसरा दिन पाठ विकास के समय। अब शिक्षक ने प्रस्तावना कर ली है, उसके बाद शिक्षक जो है लेसन पढ़ाना शुरू करेगा जब उसके अंदर मुख्य शिक्षण बिंदु आएंगे। मुख्य शिक्षण बिंदुओं को बताने के बाद शिक्षक उनका विस्तृत जो है बच्चों को गहन ज्ञान देगा या विस्तृत ज्ञान देगा, मतलब उनकी शिक्षण बिंदुओं की व्याख्या करेगा। तो उसको कहते हैं पाठ का विकास। तो जब शिक्षण बिंदुओं की शिक्षक व्याख्या करेगा मतलब पाठ का विकास करेगा, तो उस समय भी वो जो है व्याख्यान विधि का उपयोग बीच में कर सकता है। अब पाठ के विकास के अंदर प्रयोगशाला का कार्य भी हो सकता है, ठीक है, या बिना प्रयोगशाला के जो शिक्षण बिंदु बच्चों को कक्षा में पढ़ाए जाते हैं, तो चित्र हो सकता है। तो उससे संबंधित जब विकास करना है पाठ का या शिक्षण बिंदु का, तो उसके अंदर व्याख्यान विधि का उपयोग शिक्षक आसानी से कर सकते हैं। तीसरा बात है पाठ का सारांश प्रस्तुत करते समय। जब शिक्षक ने पूरा पाठ पढ़ा दिया बच्चों को, उसके बाद शिक्षक उनका सारांश बताएगा पाठ का या वापस उसको रिव्यू कराएगा पाठ को, उस समय भी शिक्षक व्याख्यान विधि का उपयोग कर सकता है। तो ये 3 मुख्य स्थान है जहाँ पे शिक्षक व्याख्यान विधि का उपयोग अच्छे से कर सकता है या उसको करना चाहिए। एक तो पाठ की प्रस्तावना के समय, पाठ के विकास के समय और पाठ का सारांश प्रस्तुत करते समय। इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्याख्यान विधि के लाभ। व्याख्यान विधि का बच्चों को फायदा क्या क्या है, व्याख्यान विधि का शिक्षक को फायदा क्या क्या है। तो इसके कुछ फायदे हैं या लाभ हैं जो शिक्षक के लिए भी हैं और बच्चों के लिए भी है। तो उसमें अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं। लाभ के अंदर एक तो व्याख्यान विधि जो है, इसके अंदर किसी भी विषय वस्तु को जो विस्तृत रूप में बच्चों के सामने पेश करना हो, तो यह विधि को आसानी से वहाँ पे अपने उपयोग में ले सकते हैं। क्योंकि विस्तृत रूप से व्याख्या करनी हो तो सारी चीज़ें जो है लिखित में ब्लैक बोर्ड पे या शार्पनर पे नहीं लिखी जा सकती, इसलिए उनको विस्तृत रूप से बताना हो तो व्याख्यान विधि का उपयोग करके शिक्षक अच्छे से बच्चों को इसके बारे में ज्ञान दे सकता है। कोई भी विषय वस्तु हो, विज्ञान के अंदर कोई अगर चित्र बनाया हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, शार्पनर पे, और उसकी व्याख्या करनी चाहता है शिक्षक, उस चित्र को समझाना चाहता है, तो चित्र ब्लैक बोर्ड पे बना करके और उसके बारे में बच्चों को व्याख्यान विधि के द्वारा अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है।
चित्र विषाम पट में बनाया जाएगा और उसकी व्याख्या शिक्षक बोल बोल करके कर सकता है। ये इसका एक लाभ है। इसके अलावा शिक्षण सामग्री का प्रचुर उपयोग व्याख्यान विधि से किया जा सकता है। जो शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है, जैसे चार्ट है, कोई मॉडल है। अब चार्ट या मॉडल जो है शिक्षक कक्ष में उसको ला सकता है, कक्ष में ला करके उसकी फिर चार्ट या मॉडल के बारे में विस्तृत ज्ञान बच्चों को देना है तो उसकी व्याख्या करेगा। तो वहाँ भी व्याख्यान विधि का उपयोग शिक्षक करके बच्चों को ज्ञान दे सकता है, क्योंकि जो चार्ट है या मॉडल है कोई बना हुआ या वास्तविक वस्तु है तो उसको कक्ष में ला करके शिक्षक व्याख्या करके उसके बारे में बच्चों को अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग भी अच्छे से व्याख्यान विधि के द्वारा ही हो सकता है। फिर व्याख्यान विधि जो है उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी रहती है। उच्च कक्षाओं के अंदर जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से थोड़ा परिपक्व हो चुके होते हैं, तो उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग बड़ी आसानी से शिक्षक कर सकता है, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होने के कारण व्याख्या को अच्छे से समझ नहीं सकते। लेकिन उच्च कक्षाओं के लिए यह विधि को बड़ी आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है और बच्चे इसका जो है लाभ अच्छे से उठा सकते हैं। फिर इस विधि के द्वारा शिक्षक जो है सरल भाषा में और कम समय के अंदर बच्चों को अधिक ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि लिखित के अंदर शिक्षक ब्लैक बोर्ड में श्याम पट में जब वर्क कराएगा या लिखेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, श्रम ज़्यादा लगेगा। लेकिन व्याख्या विधि के अंदर जब शिक्षक बोल बोल करके बच्चों को बताएगा तो कम समय के अंदर वो ज़्यादा ज्ञान जो है वो बच्चों को दे सकता है। मतलब कम समय में अधिक सूचनाएं बच्चों को देने के लिए यह विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, उपयोगी है। समय कम लगेगा, ज्ञान बच्चों को ज़्यादा दे दिया जाएगा इस विधि के द्वारा। फिर बच्चे जो है इस विधि में शिक्षक को सुन करके साथ में जो है नोट भी कर सकते हैं, शिक्षक की बातों को लिख भी सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा समय की बचत होती है, क्योंकि बच्चे सुन भी रहे हैं और साथ में लिख भी रहे हैं। बच्चे सुन करके साथ साथ नोट भी करते रहते हैं, समय की बचत होती है। फिर बच्चे शिक्षक की बातों को जब सुनते हैं उनकी ज्ञानेंद्रिय जो ज्ञान है वो सक्रिय रहती है और आंखें उसकी जो ज्ञानेंद्रिय वो भी सक्रिय रहती है। शिक्षक को देखते हैं, शिक्षक के हाव भावों को नोट करते हैं और उसकी व्याख्या भी सुनते हैं। तो बच्चे इसके अंदर ज्ञान अपना अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षक जो है जब व्याख्या करता है किसी भी चीज़ की तो उसमें उस कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो ज्ञान दिया हुआ है उस विषय वस्तु से संबंधित शिक्षक व्याख्या के अंदर उससे हट करके उस विषय वस्तु से संबंधित अन्य पुस्तकों के अंदर जो ज्ञान दिया है या उस विषय वस्तु से संबंधित जो अन्य ज्ञान है वो भी व्याख्या के अंदर बच्चों को बता देता है। ठीक है, अगर अपने लिखित के अंदर कार्य करवाएंगे तो जो पाठ्य पुस्तक के अंदर दिया है शिक्षक वही करवाएगा, लेकिन जब व्याख्या करेगा तो व्याख्या के अंदर अतिरिक्त ज्ञान भी बच्चों को उनके विषय वस्तु के जो शिक्षण बिंदु के ज्ञान के साथ ही दे दिया जाता है। इसमें शिक्षक सदैव सक्रिय रहता है। व्याख्या विधि के अंदर शिक्षक पूरे समय के अंदर व्याख्या करता है और सक्रिय रहता है कक्षा कक्ष के अंदर। तो शिक्षक जो है व्याख्या विधि के अंदर सबसे अधिक सक्रिय रहेगा और बच्चे जो है शिक्षक की बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये इस विधि के कुछ लाभ थे, मतलब इसके विशेषताएं कह सकते हैं या लाभ कह सकते हैं। अब व्याख्या विधि के अंदर दोष या इस विधि में कमियां क्या है। ठीक है, हर विधि के कुछ फायदे हैं, कुछ कमियां हैं, क्योंकि हर विधि को हर जगह उपयोग में नहीं ला सकते। अपने हर विषय के अंदर एक ही शिक्षण विधि का उपयोग भी नहीं कर सकते और एक ही विषय के अंदर अलग अलग शिक्षण बिंदुओं में भी अलग अलग शिक्षण विधि का उपयोग करना पड़ता है। हर विधि के कहीं पे कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। इस विधि के भी कुछ कमियां हैं या दोष हैं या नुकसान हैं। तो उसमें पहला दोष तो यही है कि इसके अंदर शिक्षक मुख्य भूमिका में रहता है और बच्चों की भूमिका गौण होती है। ठीक है, बच्चों को प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता क्योंकि शिक्षक व्याख्या करता है, बच्चे सिर्फ उसकी व्याख्या को सुनते हैं। ठीक है, तो अब इसका फिर ये भी कमी होगी, इसमें छात्र जो है वो कम सक्रिय रहते हैं या कुछ समय बाद बच्चे बोर होने लग जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, शिक्षक की बात को ध्यान से सुनते नहीं है क्योंकि शिक्षक इसके अंदर मुख्य भूमिका में रहता है। दूसरी इसकी कमी यह है कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है विधि। इसको बड़ी कक्षा के बच्चों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं, छोटी क्लासों वाले जो बच्चे हैं, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है,
उनके लिए इस विधि को अपने उपयोग में नहीं ला सकते। यह छोटी कक्षाओं के लिए यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसका उपयोग सिर्फ बड़ी कक्षाओं के लिए ही कर सकते हैं। छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने की रुचि जागृत नहीं होती है इस विधि से, क्योंकि बच्चे जो है जब शिक्षक की बात लंबे समय तक सुनते हैं तो उनकी जो रुचि है उस विषय के प्रति कम होने लगती है, तो वो उस विषय में रुचि दिखाना कम कर देते हैं। ये भी इस विधि की कमी है। छात्रों की जो मानसिक शक्ति का किसी प्रकार का विकास नहीं होता इस विधि से, क्योंकि इस विधि के अंदर बच्चे सिर्फ सुनते हैं, न तो लिखते हैं न पढ़ते हैं, सिर्फ सुना जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की मानसिक शक्ति का विकास इस विधि के द्वारा बच्चों में नहीं किया जाता, क्योंकि जब बच्चों से कोई डायग्राम बनवाया जाएगा या उनको कोई कार्य सिखाया जाएगा, प्रोजेक्ट दिया जाएगा, अन्य विधियाँ हैं जो, तो बच्चे कुछ सीखते हैं, मानसिक विकास होता है। इस विधि में बच्चे सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, इसलिए उनमें किसी प्रकार का मानसिक विकास इस विधि के द्वारा नहीं होता। फिर इस विधि की कमी है, इस विधि से जो ज्ञान दिया जाता है वो अस्थायी होता है। इस विधि से दिया गया ज्ञान लंबे समय तक बच्चों के दिमाग में नहीं रहता, या कुछ समय बाद वो उस ज्ञान को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। फिर व्याख्यान विधि के बीच में कोई बात अगर छात्रों को समझ में नहीं आती है तो बच्चा बीच में पूछने के लिए संकोच करता है, ठीक है, इसलिए कुछ बच्चे जो है कक्षा के अंदर पिछड़ जाते हैं इस विधि का उपयोग करने से। सभी बच्चे जो है ऐसे नहीं होते जो व्याख्यान के बीच में जो समझ नहीं आ रहा उसको पूछ सके, इसलिए धीरे धीरे कुछ बच्चे इस विधि का उपयोग करने से पिछड़ जाते हैं, प्रश्न पूछने में असमर्थ होते हैं। व्याख्यान विधि में शिक्षक बातें बताता है, सारी बातें बच्चे लिखने में असमर्थ होते हैं, बच्चे सभी बातों को नहीं लिख पाते, नोट नहीं कर पाते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लिखने से रह जाती हैं, नोट नहीं कर पाते बच्चे, ये भी इस विधि की कमी है। फिर गुरु शिष्य शिक्षण सिद्धांत का अवहेलना करती है विधि, क्योंकि गुरु शिष्य शिक्षण मतलब जिसमें टीचर भी एक्टिव रहे, बच्चे भी एक्टिव रहे, ऐसी शिक्षण विधि ये नहीं है। इसमें जो है बच्चे एक्टिव नहीं रहते, शिक्षक एक्टिव रहते हैं। तो कुल मिला के जो है व्याख्यान विधि के अंदर ये कमियां हैं जिनको अपने जो है अन्य विधियों का उपयोग करके दूर कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट है अपनी विधि यहाँ पे व्याख्यान विधि, तो इसका अर्थ हमने पढ़ लिया, व्याख्यान विधि के वजह से कुछ सुझाव पढ़ लिए, फिर इसका विस्तृत डिटेल मतलब विधि कैसे उपयोग में लाई जाती है, फिर इसको कहाँ उपयोग कर सकता है शिक्षक, फिर इसके अपने लाभ पढ़ लिए, फिर इसके दोष पढ़ लिए। ये विधि कंप्लीट है। और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल अपने नई विधि शुरू करेंगे। थैंक यू।